नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां थोड़ा सा शोर आपकी मौत का अलार्म बन सकता है। ये कितना भयावह लगता है ना। तो मूवी की शुरुआत एली एंड्रयूज से होती है, जो कि एक बाहरी लड़की है। स्कूल में कुछ लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन एली इस बात से खुश है कि वह साइन लैंग्वेज समझ सकती है। दूसरी ओर हम एली के पिता ह्यू एंड्रयूज को देखते हैं, जो अपने दोस्त ग्लेन के साथ होते हैं। इस बीच उसकी पत्नी केली का फोन आता है। केली उसे बताती है कि आज फिर कुछ लोगों ने उनकी बेटी का मजाक उड़ाया है। वह ह्यू से कहती है कि एली को यह बात न बताए कि उसे इसके बारे में पता है, क्योंकि इससे एली और भी ज्यादा उदास हो जाएगी। इसके बाद हमें उनके घर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एली के घर में उसकी नानी और एक छोटा भाई जूड भी है। फिर एली अपने दोस्त रॉब से बात करती है। रॉब उसे बताता है कि वह इस सप्ताह के अंत में कार चलाना सीखने वाला है। एली कहती है कि उसके माता पिता उसकी बहुत परवाह करते हैं और उसे कार चलाने की अनुमति नहीं देंगे। रॉब मजाक में कहता है कि जब एली फ्यूचर में ऑफिस जाएगी तो वह उसे पिकअप कर लेगा। एली घर पहुंचती है तो उसकी माँ पूछती है कि वह देर से क्यों आई। एली बताती है कि वह अपने दोस्त के साथ पैदल आई है। केली को लगता है कि एली और रॉब के बीच कुछ केमिस्ट्री है, लेकिन एली स्पष्ट करती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद एली अपनी नानी को सिगरेट पीते हुए पकड़ लेती है। नानी डर जाती हैं और एली से कहती हैं कि वह इस बात का जिक्र केली से ना करे। दरअसल केवल उसकी बेटी केली ही घर में जानती है कि उन्हें लास्ट स्टेज लंग कैंसर है। इस बीच हमें पता चलता है कि एली ने 3 साल पहले एक हादसे में अपने दादा दादी को खो दिया था, और उसी हादसे में उसने अपनी सुनने की क्षमता भी खो दी थी। रात को सोने के समय ह्यू एली के कमरे में आता है और पूछता है कि वह लड़का कौन था। ह्यू एली की चिंता करता है, लेकिन केली उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है और साइन लैंग्वेज भी सीख रहा है। यह सुनकर ह्यू उस लड़के से इम्प्रेस हो जाता है। फिर एली अपने रॉटविलर कुत्ते के साथ सो जाती है, लेकिन रात को 3 बजे अचानक केली को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह हॉल में जाती है तो देखती है कि उसका परिवार डरा हुआ है और टीवी पर खबर देख रहा है। न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है कि हजारों उड़ने वाले क्रिएचर्स शहर में कई लोगों को मार चुके हैं। इन क्रिएचर्स को वॉस्प कहते हैं, जो जीव अंधे होते हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और वे आवाज से अपने शिकार का पता लगाते हैं। एक वैज्ञानिकों की टीम जो एक रहस्यमय गुफा की जांच कर रही थी, वॉस्प के एक घातक झुंड द्वारा घेर ली जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। अब ये जीव न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में फैल चुके हैं। इस खबर से परिवार भयभीत हो जाता है। न्यूज़ चैनल पर बताया जाता है कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से कहा जाता है कि वे घरों के अंदर रहें और कोई आवाज़ न करें। साथ ही अगर संभव हो तो इस एरिया से दूर चले जाएं। अब ह्यू का दोस्त ग्लेन और परिवार फैसला करता है कि वे शहर छोड़ देंगे। नानी अपनी दवाइयाँ केली को सौंप देती हैं और सभी जल्दी से कार में अपना सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। अगले सीन में एक ट्रेन दिखती है जहां सभी लोग पूरी तरह से चुप हैं, लेकिन अचानक एक महिला के बच्चे के रोने की आवाज आती है। कुछ लोग उस बच्चे को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला कहती है कि वह खुद बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर चली जाएगी। जब वह बाहर जाती है तभी एक चीज गिर जाती है, जिससे बच्चा फिर से जोर से रोने लगता है। अचानक दूर से वॉस्प की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह बच पाती, वॉस्प उसे मार देते हैं। कार में एली अपने दोस्त रॉब से कहती है कि उसे भी इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। रॉब कहता है कि उसकी फैमिली घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, और वैसे भी मीडिया में बताया जा रहा है कि घर के अंदर रहना भी सुरक्षित है। रॉब और एली यह निर्णय लेते हैं कि वे एक दूसरे के टच में रहेंगे। रास्ते में एली अपने कुत्ते को टॉयलेट कराने के लिए ले जाती है। इस दौरान ह्यू अपने बेटे जूड को अपने दोस्त ग्लेन के बारे में बताता है कि वह बहुत बहादुर है और उसका दोस्त इसलिए है क्योंकि उसने कई बार उसकी मदद की है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और बंदूक दिखाकर उन्हें डराता है और कार की चाबी मांगता है ताकि वह वॉस्प से बचकर भाग सके। कुत्ता उस आदमी पर भौंकने लगता है। तभी ह्यू का दोस्त ग्लेन उस आदमी के पैर में गोली मार देता है और वे लोग कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब समस्या यह होती है कि सड़क पर भारी जाम लगा हुआ होता है। ग्लेन कहता है कि एक जंगल का रास्ता है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। कार में रेडियो से उन्हें पता चलता है कि वॉस्प अब आसपास के राज्यों में भी फैल रहे हैं।
रास्ते में अचानक ग्लेन के सामने कुछ जानवर आ जाते हैं और गलती से कार पलट जाती है। ह्यू उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ग्लेन समझाता है कि इसके लिए कटर की जरूरत होगी और विभाग अब पूरी तरह से व्यस्त होगा, इसलिए उन्हें उसे छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन ह्यू उसकी बात नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। ग्लेन उससे पिस्तौल मांगता है और बाद में उस पर निशाना साधते हुए कहता है कि उसे छोड़कर चले जाओ, वरना वह गोली चला देगा। ह्यू उसकी बात मान जाता है और अपने परिवार के साथ कार में चला जाता है। जैसे ही ह्यू गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है, अचानक एली को कुछ महसूस होता है, जैसे कि पास में कुछ है। एली तुरंत ह्यू को गाड़ी बंद करने और कोई आवाज न करने के लिए कहती है। एक वॉस्प आकर उन पर हमला कर देता है। तभी उनका कुत्ता को भौंकने लगता है। कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, जिससे बहुत सारे वॉस्प उस आवाज के कारण गाड़ी को नोचकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। ग्लेन को आवाज़ों से पता चलता है कि वॉस्प ने उन पर हमला कर दिया है, इसीलिए वह गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वॉस्प उसे मार देते हैं। अब परिवार को पता चल जाता है कि अगर उन्हें बचना है तो कुत्ते को साथ नहीं रख सकते, इसलिए वे उसे गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। खैर, कुत्ते का मरना तो वैसे भी तय है, इसलिए इनके बचने के बारे में ही बात करते हैं। अब परिवार गाड़ी चलाकर भाग नहीं सकता था, क्योंकि वॉस्प पास ही थे, इसलिए उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना है। केली कहती है कि ये जीव बहुत खतरनाक हैं। वे बार बार गाड़ी के एक ही हिस्से को खरोंच रहे थे ताकि इसे तोड़ सकें। ह्यू गाड़ी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलने लगता है। तभी बच्चों की नानी जोर से छींकने लगती है, क्योंकि उसे लंग्स कैंसर है। इस आवाज को सुनकर एक वॉस्प हमला कर देता है और वहीं ह्यू उस वॉस्प का ध्यान भटकाने के लिए एक आयरन रोड दूर फेंक देता है। इसके बाद वे लोग धीरे धीरे वहां से पैदल निकल जाते हैं। अब काफी दूर चलने के बाद ह्यू का परिवार एक जगह रुक जाता है। तभी जूड को दूर एक फार्म हाउस दिखाई देता है और वे सभी वहां रात गुजारने के लिए जाने का फैसला करते हैं। ह्यू दरवाजा खोलता है, लेकिन वेस्प वहां भी आ जाते हैं, क्योंकि मकान मालकिन ने ऊपर घंटियां लगा रखी थीं, जिससे आवाज हो गई थी। मकान मालकिन बाहर बंदूक लेकर आती है और कहती है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ आने की किसकी हिम्मत हुई। तभी बहुत सारे वेस्प उस पर हमला कर देते हैं और बुरी तरह मारकर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब बॉडी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसके बाद ह्यू के परिवार को घर मिल जाता है, लेकिन समस्या अंदर जाने की थी। ह्यू साइड में गटर के रास्ते से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ एक सांप मौजूद था। ह्यू देखता है कि घर में कोई नहीं है और फिर परिवार को बुलाता है। जैसे ही वे लोग गटर के अंदर आते हैं, सांप जूड के सामने फन फैलाकर आवाज करने लगता है। तभी एक वेस्प आकर सांप को मार डालता है। गटर की दूसरी ओर से भी वेस्प आवाज सुनकर आ जाते हैं और केली को काटने लगते हैं। ह्यू उन वेस्प को मारने के लिए एक हार्वेस्टर मशीन चलाता है। कुछ ही देर में कई सारे वेस्प मर जाते हैं और परिवार जैसे तैसे घर के अंदर आ जाता है। केली को उन क्रिएचर्स ने बुरी तरह काटा था, लेकिन उसकी माँ एक नर्स है, इसलिए वह उसकी देखभाल कर सकती है। अब वे लोग वेस्प से सुरक्षित हैं, बस उन्हें आवाज करने से बचना है। एली अपने दोस्त रॉब से बात करती है। रॉब बताता है कि उसकी फैमिली को इन क्रिएचर्स ने मार दिया। इससे पहले कि एली उसे कुछ कह सके, कनेक्शन कट हो जाता है। अगले दिन सुबह एली की नानी बताती है कि केली का घाव बिना एंटीबायोटिक के फैलता चला जाएगा। दवाई लाने के लिए एली और उसका पिता ह्यू साथ मिलकर जाने का फैसला करते हैं। बाहर ह्यू सोच समझकर बिना आवाज किए दरवाजा खोल देता है और वे वहां से निकल जाते हैं। उन्हें दो लोग दिखते हैं जो वहीं पास में पड़े थे। उन्हें भी वेस्प ने मार दिया था। शहर में आने के बाद वे देखते हैं कि पूरा शहर खाली है। उन क्रिएचर्स ने सभी को मार दिया, लेकिन पीछे से एक आदमी उन लोगों को देखता है। वे दोनों स्टोर के अंदर चले जाते हैं। ह्यू को दवाई मिल जाती है। दूसरी ओर एली को लाशों के अंदर वेस्प के अंडे दिखते हैं। वो थोड़ी चिल्ला देती है, तभी वेस्प जाग जाते हैं। वे दोनों समझदारी से फायर अलार्म चला देता है और बाहर निकल आते हैं, लेकिन वही आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। दरअसल वह एक धार्मिक पंथ का बिना जीभ वाला रेवरेंड है। इसके लोग सुन नहीं सकते और ये इन क्रिएचर्स को भगवान का दूत मानते हैं जो यहाँ सब सही करने आए हैं। एली भी सुन नहीं सकती, इसलिए साथ शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यू और एली वहाँ से निकल जाते हैं। वे एंटीबायोटिक्स लेकर लौटते हैं और केली ठीक हो जाती है। एली को रोब ने बताया कि वेस्प ठंड में जीवित नहीं रह सकते, इसलिए परिवार को उत्तर की ओर जाना होगा और वही रिफ्यूजी में रोब उसको मिलेगा।
तो परिवार वहां जाने की योजना बनाता है। रेवरेंड परिवार के ठिकाने का पता लगाता है और अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचता है, यह बताते हुए कि वह एल्ली को भर्ती करना चाहता है। ह्यू अपनी बंदूक निकालता है, जिससे कल्टिस्ट्स चले जाते हैं। आधी रात को ह्यू और केली एक छोटी लड़की को दरवाजे पर पाते हैं। उसे अंदर लाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह बिना जीभ वाले पंथ की सदस्य है। फोन उसके साथ बंधे होते हैं और घर के चारों ओर रखे जाते हैं, जिससे वेस्प्स आकर्षित होते हैं। पंथ के सदस्य अंदर आकर एली का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन नानी लिन बाहर जाकर उनको पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है। वेस्प्स उन्हें और अपहरणकर्ताओं को बुरी तरह से मार देते हैं, जबकि एल्ली बच निकलती है। खैर, नानी को वैसे भी लंग्स कैंसर था, इसलिए ये कदम उठाया होगा, लेकिन रेवरेंड एली को फिर पकड़कर ले जाते हैं। वेस्प्स वहीं मौजूद है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी वक्त बारिश आ जाती है और शोर शराबे के बीच में परिवार लड़ाई करता है और अधिकांश पंथियों को मार डालते हैं, जिसमें रेवरेंड भी शामिल है। कुछ हफ्तों बाद परिवार यूएस के पार ट्रैकिंग करता है और शरण में पहुंचता है। एल्ली रॉब को पाती है और वे तीरों से वेस्प्स का शिकार करते हैं। एल्ली सोचती है कि क्या धीरे धीरे वेस्प्स ठंड में अनुकूल हो जाएंगे और क्या इंसान बिना आवाज़ वाली जीवन शैली के अनुकूल हो जाएंगे, जैसा कि उसने अपनी सुनने की शक्ति खोने पर किया था। अब इंसानों और वेस्प्स की लड़ाई के बीच मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।